बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी जो है वो मिल चुकी है कौमी असम्बली के अंदर। जो स्पेशल सीट्स का मामला था उसके अब ये बहाली के बाद जो है सूरत यकसर चेंज हो गई है और यूँ लग रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है उस पर एक और कड़ा वक्त आने वाला है। इससे पहले भी तहरीक इंसाफ पर जो है वो काफ़ी मसाइल का शिकार है, लेकिन इसके बाद इस फैसला के बाद जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होने जा रही हैं और KP असम्बली के अंदर भी सूरत हाल यकसर चेंज होती नज़र आ रही है। KP असम्बली के अंदर जो है वो जो डिफरेंस है सीटों का इस फैसला के बाद जो है वो काफ़ी कम हो गया है और किसी भी वक्त जो है अगर हुकूमत जोर लगाए, अपोजिशन वहाँ पे जोर लगाए तो ये फ़र्क जो है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर शायद अली मीर गंडापुर साहब के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद भी आ सकती है। ये भी खबरें आ रही हैं। फिर पंजाब असम्बली की सीटें भी हुकूमत को काफ़ी मिल गई हैं, तो लिहाजा सूरत हाल जो है अब चेंज होने के बाद ये लग रहा है कि हुकूमत अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो कोई कानून साजी भी कर सकती है, आइन में तरमीम भी कर सकती है, उसे किसी भी किस्म की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और 27वीं आइनी तरमीम का भी जो है वो एक थ्योरी चल रही है कि इसके बाद 26वीं के बाद जो है अब 27वीं आइनी तरमीम जो है वो भी आएगी और उसमें मज़ीद अहम फैसले जो है वो सामने आ सकते हैं। जो सूरत अब नज़र आ रही है वो ये कि 74 सीटों का फैसला किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और उसमें नून लीग, पीपल पार्टी, JUIFA और बाकी जमातों को ये सीटें तकसीम कर दी गई हैं। अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है, आज हमने अपने पैनल में लायर्स को दावत दी है और एनालिस्ट को दावत दी है और तजिया लेंगे उनसे कि अब जो है वो सूरत हाल क्या बन सकती है कानूनी तौर पे, सियासी तौर पे और हुकूमती लेवल पे जो है वो क्या हो सकता है। मैं ज्वाइन किया है हाफिज़ इहसान अहमद साहब ने, आप सीनियर कानूनदान हैं हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, तजियाकार और एंकर पर्सन शौकत प्राइस साहब ने ज्वाइन किया। शौकत साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। और फिर लेटर हमें एक और लायर भी ज्वाइन करेंगे, रियासत अली आज़ाद साहब, उनसे भी बात करेंगे। हाफिज़ साहब, जो सूरत हाल अब बनी है ये मामला बड़ा तवील है, बड़ी हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर। इलेक्शन कमीशन ने पहले ये सीटें जो है वो सस्पेंड की, अब बहाली का जो है जो उनके नोटिफिकेशन थे उससे बहाल किया गया। तो सूरत हाल क्या लग रही है आपको? अब पहले तो तहरीक इंसाफ की बड़ी एक थी, तो अब हुकूमत को कौमी असम्बली के अंदर भी 2/3 पंजाब में भी मिल चुकी है और KP के अंदर सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो गई। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेद भाई आपका शुक्रिया। 12 जुलाई 2024 की जो जजमेंट आई थी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इन रिज़र्व सीट्स पे दी थी, उसके अंदर एक इंजीनियरिंग का एक प्रोसेस जो था, जिसे री इंजीनियरिंग का प्रोसेस था, उसको उसके अंदर लेके आए आर्टिकल 17 की बुनियाद के ऊपर या आर्टिकल 187 की बुनियाद के ऊपर। चूँकि रिज़र्व सीट्स का सारा प्रोसेस उस दिन स्टार्ट होता है जब इलेक्शन शेड्यूल जो है आपका सेक्शन 57 या 58 के नीचे शुरू होता है, उसके बाद सेक्शन 104 के नीचे जाकर आप अपनी लिस्ट देते हैं और उसके बाद जब इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आर्टिकल 51 के अंदर या जो नेशनल असम्बली है और आर्टिकल 106 जो आपका सूबाई असम्बलीज हैं उनके अंदर आप एज ए पोलिटिकल पार्टी अगर आते हैं, अगर आपने सीट जीती है तो आपको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस केस के अंदर सारा कुछ उल्टा हुआ। इसके अंदर ये हुआ कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उनकी बहुत बड़ी तादाद जीती और उन्होंने उस पोलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया जिसकी असम्बली के अंदर प्रेजेंस भी नहीं थी, 57, 58 जो शेड्यूल उसमें भी नहीं था, लिस्ट भी नहीं थी। और उसने बताते खुद इलेक्शन कमीशन के अंदर जब एज ए SIC भी अप्लाई किया 21 तारीख को, तो 24 तारीख को उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि हमने तो एज ए जनरल इलेक्शन के तौर पे इलेक्शन ही नहीं लड़ा। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आया 4 मार्च को, ये जो रिजर्व सीट्स थी जो PTI बैड कैंडिडेट्स की बुनियाद पे SIC क्लेम करती थी वो उनको नहीं मिली और उसके बाद ये रिजर्व सीट जो थी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को चली गई। उसके बाद जो है हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया। अब मैं समझता हूँ कि एक ऐसा फैसला जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल ओवररीच या कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच या उसके बाद ये है कि एक राइटिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, उसको जब उन्होंने बैक पे किया या रेक्टिफाई किया, जो 27 जून की जजमेंट आई है, तो उसके 5 बड़े मेजर इम्पैक्ट्स हैं। एक इसका इम्पैक्ट ये आया है कि गवर्नमेंट जो है या उसकी अलाइड पार्टीज जो हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी आ गई। अब वो आर्टिकल 238 या 39 के नीचे अमेंडमेंट कर सकते हैं।
दूसरा सबसे बड़ा इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल ब्लंडर पीटीआई ने किया या एसआईसी के साथ मिलकर किया, जो उन्हें पता था कि प्लेन लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अब उनके सारे जो इस वक्त कैंडिडेट्स हैं या रिटर्न कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट हो गए हैं। जब इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो उसका तीसरा सेटबैक ये आएगा कि कोई भी शख्स अगर 4 सिचुएशंस के अंदर डिस्क्वालीफाई किया जाता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस, या आपका मनी बिल है, या आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आर्टिकल 63A के नीचे जाके, अब कोई भी पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट जो है आप उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते और वो जाएगा। चौथा इसका और सेटबैक आया है कि अगर ये किसी और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी जाएंगे तो उसके अंदर इनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं आएगी और इनका स्टेटस इंडिपेंडेंट रहेगा। चूंकि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉक था जो 3 दिन का था, जो 14 फरवरी से 17 तक लगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया और इस जजमेंट ने जो उसे किया, तो ये कैंडिडेट्स भी इंडिपेंडेंट रहेंगे, यानी कि ये एमएनएज हैं। और उसके बाद जब केपीके के अंदर आप जाएंगे तो वहां के ऊपर एक पॉलिटिकली एक मूव हो सकती है कि जिसके अंदर इनकी गवर्नमेंट भी जाए, और उसके बाद जो सेनेट्स की सीट इनको 7 या 8 या 9 मिलनी थी वो निकल के तो वो दूसरी तरफ जाएंगी। तो उसका मतलब ये होगा कि सेनेट के अंदर भी जाके गवर्नमेंट या उसकी अलाइड पार्टीज या और अगर साथ मिलता है तो 2/3 मेजॉरिटी है। तो अगर इन सारी चीजों को देखा जाए तो मैं ये समझता ये हूं कि एक ऐसा प्रोसेस जो इलेक्शन के बाद एक वाइज डिसीजन लेना चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ का किस तरह इस्तेमाल करना है, उसका गलत इस्तेमाल किया गया, उस पर जिद इख्तियार की गई और उसको लेकर कानूनदान थे उनके पास, बड़े बड़े लॉयर सुलेमान अकरम राया साहब, बैरिस्टर गौर साहब और बाकी सब जो है वो ऐसे ही। जावेद भाई आप ये देखें गलत फैसले, गलत डिसीजन जो है वो देखें। अब आप देखें कि जो बैरिस्टर गौर है या उसके बाद जो ऑपोजिशन लीडर है, अगर ये इतने ही शोर इस मामले के अंदर होते कि एसआईसी बिल्कुल ठीक है तो अपना डिक्लेरेशन देते ना। 6 या 7 लोग जिन्होंने अपने डिक्लेरेशंस नहीं दिए थे, उसका मतलब ये है कि इनको ये पता था कि हमारा ये जो मूव है ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये लीगली गलत है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल करते हैं और उस शख्स के मुतालिक इस्तेमाल करते हैं कि जो खुद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। और फिर फाइनली आप ये देखें कि जिस दिन रिव्यू आया है उस दिन तक आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना कोई दरखास्त देते हैं कि हमें सीट दी जाए, हमारा इस्तेकाक है, या पहले ही दिन आप दरखास्त देते या सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंप्लीडमेंट आप करते। और जो मैं समझता हूं ये सारे का सारा जोर जो था जब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सीड किया उस अथॉरिटी को 39 की हद तक 40, जो अब सारा रिवर्स हो गया है, तो उसके अंदर जो फंडामेंटल पॉइंट्स था वो था पॉलिटिकल जस्टिस और इलेक्टोरल जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉलिटिकल इलेक्टोरल जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का काम देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम ये है कि जो आइन और कानून की एक लैंग्वेज है क्लियर है उसके मुताबिक फैसला करना। और जब सुप्रीम कोर्ट बाहर गई है तो जिस तरह 6-7 बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के अंदर रेक्टिफाई किए हैं, जिस तरह आर्टिकल 62(1)(f) का गलत किया सुप्रीम कोर्ट रेक्टिफाई किया। इस पे दोबारा आता हूं भाई साहब, अब जो सूरत बनने जा रही है, जैसे अभी हाफिज हसन साहब ने भी बात की और हम देखते आ रहे हैं, आप खुद प्रोग्राम भी करते हैं, गलत फैसला, तहरीक इंसाफ के गलत फैसले, तहरीक इंसाफ की गलत पॉलिसियाँ जो हैं अब उनके सामने आ रही हैं ऐसा ऐसा करके, और लग ये रहा है कि शायद अब केपी के अंदर भी कोई तरीके में एतमाद शायद पेश हो जाए। आने वाला वक्त ही बताएगा किस तरीके में एतमाद आती है या नहीं आती। लेकिन एक तरफ तो अली अमीन खान गंडापुर पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये मिले हुए हैं, अगर वो मिले हुए हैं तो फिर किस लिए तहरीक एतमाद। मैं एक आर्ग्यूमेंट आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि केपी असेंबली के अंदर पार्लिमानी पार्टी तो है उनकी, जैसे जेयूआई है, जैसे पीपल्स पार्टी है, जैसे एएनपी है, इसी तरह से उनकी पार्लिमानी पार्टी है और आज तक तो हम उसको पार्लिमानी पार्टी समझते रहे हैं ना। उन्होंने वोट भी दिया है। हाँ, अब एंटी डिफेक्शन क्लॉज नहीं लग सकती, लेकिन क्या ये मुल्क खाली एंटी डिफेक्शन क्लॉज में ही उलझा रहेगा? कभी वो हमजा शहबाज शरीफ वाला फैसला था जस्टिस अता बंदयाल का, वो गलत फैसला था, वो गलत फैसला था ना। दूसरा जो पीटीआई का मसला बना, जिसकी बात आप भी कर रहे थे कि पॉलिसीज़ तो ऑब्वियसली गलत रही उनकी ना। अगर पॉलिसीज़ सही रहती तो ये दिन ना देखना पड़ता। मसलन आप भी अगर पॉलिटिशियन चाहिए थे, पॉलिटिशियन इस सूरत हाल को हैंडल करते, खत आ गया ना, जिन्होंने खत लिखा है वो तो सारे पॉलिटिशियन जिन्होंने आवाज़ उठाई है
मसलन मुज़ाकरात आपने कमेटी बनाई, फिर आपने कहा कि नहीं कमेटी 31 जनवरी थी, 31 जनवरी के बाद आपने कहा नहीं पहले ही हम 1 महीना। हाँ। तो अब अगर मैं समझता हूँ कि पार्टी कह रही है ना, और पार्टी के पॉलिटिशियन पार्टी के अंदर जो कि 2-2 साल से जेलों में हैं, अगर वो कह रहे हैं कि आप बातचीत करें तो मेरा ख्याल है बातचीत सुनना चाहिए, उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। और आज जो पार्लिमानी कमेटी का सेनेट है, कौमी असम्बली और कुछ MPs भी, उसके अंदर से तो आवाज़ यही आई है ना कि आप बात करें, बात करनी चाहिए। तो लेट्स होप के जो ज़िद है कि जी हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, उधर भी करें, मेरा ख्याल है होते रहते हैं राब्ते उनके, लेकिन ये पॉलिटिशियन के साथ, सियासी जमातों के साथ, सियासी जमातों की आपस में बातचीत होना बड़ा ज़रूरी होता है। और अच्छा है कि अब वो सोच रहे हैं कि हम सियासतदान आपस में बात करें बैठ के। लेकिन अब बात तो पहले भी हुई है, डायलॉग आपके इल्म में है कि मुज़ाकरात होते रहे हैं, और जब मुज़ाकरात जो है वो आखिरी मरहले में थे तो खान साहब ने कहा जो है वो कि मुज़ाकरात नहीं को, लेकिन इस पर बात करेंगे। मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि अब जो सूरत हाल बन गई है स्पेशल सीट के फैसला के बाद और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन का, तो मामला कहाँ जाएगा। हमने बात की हाफिज़ इहसान अहमद साहब से भी, उन्होंने अपनी राय दी। प्राइस साहब का कहना है कि तहरीक इंसाफ की अपनी गलतियाँ हैं जो उनके सामने आ रही हैं। आज़ाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है, तो जो सूरत हाल बनने जा रही है, अब 2/3 मेजॉरिटी आ चुकी है कौमी असम्बली के अंदर भी, KP के अंदर भी सीटें जो है वो अपोजिशन को मिल गई हैं, और पंजाब के अंदर भी सूरत हाल काफ़ी चेंज हो चुकी है। तो अब क्या देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है मज़ीद? क्या KP के अंदर कोई सूरत हाल चेंज हो सकती है? कौमी असम्बली के अंदर तो सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत जो चाहे, कोई तरमीम करना चाहे वो भी कर सकती है, कानून साज़ी करना चाहे कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 2 सवाल आपने किए। मेरा ज़ाती राय, जो ये सीटें दी गई हैं, मैं समझता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई आर्टिकल, कोई ऐसी प्रोविज़न, इलेक्शन लॉज के अंदर कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है कि जिसके तहत ये सीटें किसी दीगर पार्टियों को दी जाएं। अगर आप टेक्निकल ग्राउंड्स पे PTI को डिप्राइव करते, तो मेरी ज़ाती राय में, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं समझता हूँ कि वो गलत है, वो बिल्कुल गैर कानूनी चीज़ है। लेकिन अगर आपने उनको नहीं दी तो ये सीटें किसी दीगर पार्टी को देने के हवाले से कोई लॉ के अंदर गुंजाइश नहीं है। अगर दी गई है खाली रहेंगी, फिर कानून क्या कहता है, खाली रहेंगी। देखिए, कानून जब ये इलेक्शन हुए थे, पीछे ये जब अमेंडमेंट हुई थी, तो 26वीं तरमीम जब पास करवाई गई थी, उस वक्त क्या सेनेट मुकम्मल था? उस वक्त भी ये सूरत हाल थी। देखिए, इस पे सीटों के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन अवेलेबल नहीं है। अच्छा। दोनों सूरतों में देखिए, PTI एक पॉलिटिकल पार्टी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो पॉलिटिकल पार्टी थी, है, रहेगी, ठीक है, सिंबल से उसका कोई मामला नहीं है। तो अगर उसको आप सामने रखें तो फिर तो उनकी ये एंटाइटलमेंट है, उनको सीटें मिलनी चाहिए थी, नहीं दी गई। लेकिन दूसरे मेरे दोस्त भी मेरे साथ एग्री करेंगे, काफी सारे प्रोग्राम में हाफिज साहब और मेरा ये व्यू एक ही रहा है कि अगर इनको नहीं दी गई तो दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी नहीं दी जा सकती। दूसरी बात कि जी KP में कोई सिचुएशन तब्दील हो सकती है। देखिए, सारी चीजें सिर्फ ये नहीं है कि बाय होकर करो, कि इस मुल्क के हालात जो है ना उसको देख के चीजें लेके चलनी है। हुकूमत को भी बहुत सोच संभल के ये चलना होगा। अगर आप इस ग्राउंड पे जाके वहां पे कोई चेंज करते हैं, कोई तब्दीली लेके आते हैं, तो उससे उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो इस मुल्क के लिए, इन हालात के लिए वो साजगार नहीं है। अभी भी लोग इस हुकूमत को लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं कहते, इस हुकूमत की जो मेजॉरिटी उसको लेजिटिमेट मेजॉरिटी नहीं मानते। तो मेरी जाती राय में अगर कोई ऐसा ऑपरेशन या वहां पे चेंज ऑफ गवर्नमेंट करने की कोई वहां पे यकसू किया जाता है या उसके लिए कोई कोशिश की जाती है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज उसके लिए आपको, मुझे और इस कौम को सारी दुनिया देख रही है कि जब आप सारे रास्ते बंद कर देते किसी के लिए, तो फिर वहां पे वो एक ईरानी कहावत है कि अगर आप किसी, बिल्ली सबसे डरपोक जानवर है, आप उसको किसी कमरे के अंदर बंद कर दें
दरवाजा भी बंद कर दें, आप उसके पीछे भागना शुरू कर दें और वो आपके आगे भागती रहेगी, लेकिन एट द एंड वो बिल्ली उस इंसान के गले पे ऐसा चक मारती कि वो तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसका सांस तो तहरीक इंसाफ बिल्ली आप नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं वैसे एक मिसाल दी है कि सारे रास्ते बंद करने से ये मुल्क है, ये जमहूरियत है, जमहूरियत को जमहूरी तरीके से चलाना होता है, जमहूरियत को मार्शल लॉ या डिक्टेटरशिप से नहीं चलाया जा सकता। ये एक इंसानी हैयत है, इंसान की एक जबिल्लत के अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं कि आप जब बहुत ज्यादा उसको सप्रेस करेंगे तो फिर उसका रिएक्शन आता है। ठीक है हाफिज साहब, कोई प्रोविजन नहीं है या टेक्निकल ग्राउंड पे जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था कि सीटें दे दें? देखें, कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अंदर टेक्निकलिटीज जो हैं वो कभी भी, अब सीटें खाली भी तो नहीं जा सकती ना। मैं आपको बताऊं ना जी कि हुआ ये है कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल ब्लंडर कर दिया पीटीआई ने और उन्होंने एक गलत पाथ को चुना और अल्टीमेट एंड तक उस पर चलते गए, तो सुप्रीम कोर्ट में ये एक सवाल आया था। सवाल ये आया था कि जी अगर इनको नहीं मिलती या इनको नहीं मिलती तो सीट्स जानी किधर जानी चाहिए। तो पीटीआई ने उस वक्त वहाँ पे कहा था, जो भी इनके लॉयर्स वहाँ पे मौजूद थे या उस प्रोसेस के अंदर थे, उन्होंने ये कहा था कि जी ये सीट्स जो हैं ये खाली नहीं रह सकती। तो अगर खाली नहीं रह सकती तो फिर प्रोपोर्शनल जो है वो तो उसी के हिसाब से बनेगा जो इस वक्त आपके सामने आया हुआ है। लेकिन बुनियादी तौर पे जावेद दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह है। एक वाज़ेह ये है कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने इलेक्शन सिंबल के तौर पे इलेक्शन न लड़ा हो वो पार्लियामेंट्री प्रेजेंस नहीं रख सकती और उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकती। इसी तरह इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो है किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को जो आउटसाइड पार्लियामेंट हो, इनसाइड ना हो, उसको ज्वाइन नहीं कर सकती। और तीसरा ये भी ये है कि उस सिचुएशन के अंदर जो है कोई ऐसी पार्टी जो अपने प्रोपोर्शंस के हिसाब से उसको उतनी ही सीट्स मिलेगी। अब हम चले गए एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर। उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस के अंदर एक पॉलिटिकल बैक्ड कैंडिडेट्स पार्टीज ने एक गलत फैसला लिया, उस गलत फैसले का खुमियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ा। उसके बाद जो है जिनको लेके आए उनको भी भुगतना पड़ा। जो आपके डिक्लेरेशंस वाले आए हैं जिन्होंने एफिडेविट्स दिए हैं उनको भी उसका भुगतना पड़ा कि जी आपने गलत तौर पे उनके एफिडेविट्स दिलवाए और फिर अब दोबारा आप उनसे एफिडेविट ले लें कि आप अपनी लॉयल्टी जो है वो किसी और के साथ नहीं करेंगे। पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी आया, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट भी आया, लीगल इम्पैक्ट भी आया। तो फिर जब आप जिस फैसले के खिलाफ गए थे पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, आप कम अज कम वही ये प्ले ले लेते कि जी यहाँ अगर SIC को नहीं मिलती तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की उन्होंने इंडोर्समेंट की है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को सीट्स का नहीं कहा कि आप इसको दें या इसको न दें। एक फैसला उनके पास आया, पहले इलेक्शन कमीशन का आया, 4-1 से आया। 4 ने कहा कि इनको दें, 1 ने कहा नहीं देनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गए और पेशावर हाई कोर्ट भी इनकी चॉइस थी। वहां के ऊपर जो है SIC बाय चॉइस गई, PTI बैड कि जी पेशावर हाई कोर्ट बड़ा न्यूट्रल है, बड़ा इंडिपेंडेंट है। कहा जाता है कि फैसला जो है वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है। देखें आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है? जावेद भाई 26वीं आईनी तरमीम नहीं भी आई थी तो आपका आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 जो था या सेक्शन 104 जो था या रूल 92, 94 वो वैसा ही था जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद है। नंबर 2 उस चीज़ के अंदर है कि आप मुझे ये बताएं कि जिन मैं अब चंद फैसलों का आपको हवाला देता हूँ और फिर जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे उन्हें क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ठीक बाहर निकाला था कि आपने लेटर नहीं डाला और वो एक जो प्रोसेस किसी प्राइम मिनिस्टर को आउस्ट करने का था सुप्रीम कोर्ट ने बाईपास किया, क्या वो आईनी या गैर आईनी फैसला था? उसके बाद पनामा की जो जजमेंट आई कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिव रोल पे भी किया और पनामा से इकामा पे गए, क्या वो आईनी और गैर आईनी की बहस इस मुल्क में नहीं आई? उसके बाद साकिब निसार साहब ने 62(1)(f जो आपकी परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, फैसला आपके सामने नहीं आया। उसके बाद 63(a) कहा कि आपने बगैर वोट डाले हुए एक शख्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो अदलिया में रिफॉर्म्स होने चाहिए ना। ये तो फिर दो चीज, एक तो चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करें और फिर उसके कई साल बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 1.5 साल के अंदर उन चीजों को रेक्टिफाई किया। मिलिट्री कोर्ट्स वाला था 56 साल से थी, रिवर्स करके वापस लेके नैब अमेंडमेंट्स के ऊपर 5-0 से फैसला आया, 63(a) रिवर्स किया, 62(1)(f
जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस जो उसको रिवर्स किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आया 12 जुलाई की जजमेंट, ये भी एक रेक्टिफिकेशन है बाय सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल आइन के नीचे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। जिन फैसलों का मैंने आपको हवाला दिया वो सारे फैसले थे कि जहां के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आईनी जो हदूद थी उनको तजावज करके फैसला किया। और आप इन जो मैंने 5 फैसले कहे, आप किसी से पूछें कि जो 62(1)(f) का सुप्रीम कोर्ट ने अगर रिवर्स किया है, क्या ये फैसला आईनी नहीं है? उसके बाद 63 है, 56 साल से आप मिलिट्री कोर्ट्स को लेजिटिमाइज करते रहे हैं और 184(3) के अंदर आपने पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी अगर आप है तो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, कि पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और आज तक जवेद जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं 26 तक जो है, आज तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक भी अमेंडमेंट को अल्ट्रा वायरियस सेटिस्फाई नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स है, आइन के नीचे रह के एक फैसला आया है। अब चूंकि लाइकिंग और डिसलाइकिंग के अंदर हम एक एक्सट्रीम स्टेप ले जाते हैं कि जी ये अदालत भी आईनी नहीं है, फैसला भी आईनी नहीं है, जज भी बेनिफिशरी है, तो अल्टीमेटली फिर फैसला किसने करना है? पॉलिटिकल फैसले या रॉन्ग फैसले जो हैं या गलत कानूनी फैसले हैं, उनको इंस्टीट्यूशंस के ऊपर मलबा बना के गिराना नहीं चाहिए, अपने हाउस को इन ऑर्डर करना चाहिए। प्राइस साहब, अब सूरतल के आप देख रहे हैं, तहरीके इंसाफ बैठ सकती है, कोई डायलॉग हो सकते हैं हुकूमत के साथ, कोई खान साहब जो है वो कोई उसकी परमिशन दे सकते हैं कि डायलॉग करो भाई, मामला जो है वो सुधारो? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि ठीक है, बात अगर उन्होंने करनी है वहाँ पे तो करें, लेकिन बैठना तो पॉलिटिकल पार्टी के साथ होगा। देखिए ना, बात ये है कि ये तो पीटीआई ने नहीं, खान साहब ने फैसला करना है। पीटीआई का फैसला तो आ गया ना। हाँ, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब, मखदूम साहब सीनियर वाइस चेयरमैन जी, फिर मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद या साबिक गवर्नर चीमा साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए, मतलब इससे बढ़कर कुर्बानियां दी कि वो कुर्बानी दे रहे हैं, जेल में पड़े हुए हैं, जेल में पड़े हुए हैं। अगर वो कह रहे हैं, और फिर जैसे आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ओपिनियन आई, सोर्सेस से चल रही थी खबरें, अली मोहम्मद खान साहब, याद है ना उस रात, वो ही वाज द ओनली वन है, ठीक है, 11 अप्रैल 2002 की 22 की बात कर रहा हूँ। फिर दरताज गुल साहिबा की भी ओपिनियन चल रही थी, सोर्सेस से चल रही थी, मुझे नहीं पता उन्होंने, लेकिन अंदर कुछ हुआ तो चल रही थी ना। वो ये सब कह रहे थे कि हाँ हमें बातचीत करना चाहिए। और पहले भी वैसे जो दिसंबर जनवरी में बातचीत हुई, वो खान साहब ने खुद ही एक्स पे मैसेज भेजा था कि मैंने कमेटी बनाई है, इतने बंदों की कमेटी है, पहले 5 बंदों की थी, फिर 7 बंदों की थी। इट मीन्स के बातचीत तो पहले हुई और खान साहब ने खुद ही इनिशिएट की। फिर जब ये संजानी वाली बात हो रही थी कि आप इस्लामाबाद ना आए, अक्टूबर वाला जब अली अमीन खान गंडापुर उस वक्त बातचीत हुई, उसमें भी ऑलमोस्ट वो अगर क्लिक हो जाता तो खान साहब अडयाला की बजाय बनीगाला के घर पे होते, या अगर एक पॉजिटिव रुख आ जाता तो उससे कई और मजीद पॉजिटिव रुख आ जाते हमारी पॉलिटिक्स में। जिस कन्फ्रंटेशन में हम पड़े हैं, उस कन्फ्रंटेशन में शायद कोई बेहतरी नज़र आ जाती है। अब सूरत हाल बदल गई है, अब वो अक्टूबर नवंबर वाली सूरत हाल नहीं रही, अब तो बहुत कुछ बदल गया है ना। यानी जिसका शायद इन सियासतदानों को अदराक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज़ाद साहब जैसे तहरीके इंसाफ कहीं और खड़ी है और खान साहब कहीं और खड़े हैं, नहीं, मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा। मैं कह रहा हूँ कि एक जो पार्टी होती है, पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस में खूबी ये होती है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें आती हैं और वो आवाज़ें लीडर को सुनना पड़ती हैं। ये हो नहीं सकता कि जो लोग पार्टी के लिए कुर्बान, मसलन ये अगर कुछ और एग्रीमेंट करके निकल जाते, ये कब से जेल से निकल जी कर सकते थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा निकल जाती, खुद मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको नहीं पता कि उनकी हैसियत क्या है, उनका सियासी वेटेज क्या है, वो कुछ कर लेते तो वो भी निकल चुके होते। तो जो एक, और खुद पीटीआई के दोस्त कहते हैं कि हमारे अंदर एक मशावरत का एंगल रहता है कि हम जमहूरी पार्टी हैं। हम जब उनसे कहा जाए ना कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो वो इसके जवाब में ये कहते हैं कि हमारी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारे अंदर से आवाज़ें निकलती हैं, अच्छा मुस्बत होता है। इसलिए जो मैंने शुरू में बात की कि बातचीत जो है वो अगर नहीं कोई करना चाह रहा
तो करना चाहिए अभी, क्योंकि अब जो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत कुछ बदल गया। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि माइनस कर दिया गया है। आपकी हुकूमत जो है वो केपी वाली एक ही हुकूमत है, दोनों हुकूमतें पिछली गिरा के गलती की थी। जी जी। पंजाब हुकूमत परवेज इलाही ने भी बाद में कहा कि जी मैं तो कहता रह गया कि ना गिराएं, फिर केपी वाली हुकूमत गिराई गई, इधर से कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए गए, सेनेट में तो आपके लोग थे, वो तो बैठे रहे, आपने एक ऐवान को, यानी वो हाई पैजर्ड वाली जो पॉलिसी होती है, सोचे समझे बगैर जो काम कर दिया जाता है। और फिर खुद खान साहब ने बाद में कहा कि जी वो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि आप इस्तीफे दें, हम फौरी इलेक्शन करवा देंगे, तो हमने तो इसलिए हुकूमत तोड़ी, इसलिए इलेक्शन कर, इसलिए हमने इस्तीफे दिए। सियासत में टाइमिंग जो है ना वो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन देयर इज नेवर टू लेट। आप अगर राइट कोर्स पे, जारी बात है, बातचीत के दरवाजे खुले होते हैं भाई साहब, सियासत तो नाम ही इसी चीज। जी जी, ऐसे ये ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात हो रही है कि कौमी असम्बली के अंदर भी एक 2/3 मेजॉरिटी है और कोई रुकावट नहीं है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो लाई जाए। हाफिज़ साहब क्या कहते हैं, 27वीं आईनी तरमीम के भी कोई चीज़ें चल रही हैं कि शायद कोई नई तरमीम आ जाए और कोई मामला जा सकता है कि आईनी कोर्ट की तरफ भी कोई चीज़ें? देखें आप तो कहते रहे हैं कि इसका हल यही है कि आईनी कोर्ट ही 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब इनिशिएट की गई थी तो बुनियादी तौर पे उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट था, और वो कॉन्सेप्ट जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने 2007 से ऑनवर्ड्स जो है उसको रखा है, पीटीआई ने भी उसको एंडोर्स किया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑन बोर्ड थी। और प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल एक्टिविज्म से निकल के कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच की तरफ चली गई है, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, अगर आप देखें ना कि पीटीआई से आप पूछें कि उन्होंने जो असम्बली डिज़ोल्व की थी आर्टिकल 5 की बुनियाद के ऊपर, उसको वापस लिया था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, तो जब चीफ जस्टिस मदयाल साहब ने फैसला दिया तो उन्होंने कहा था ये भी गैर आईनी है। हाँ। ये भी इख्तियार इन्हें नहीं है, जो आर्टिकल 69 के अंदर जो है इंटरनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक लेवल ऑफ ग्रीवेंस जो था वो सुप्रीम कोर्ट से रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अख्तियारात से तजावुज किया। उसका नुकसान ये हुआ कि जो एक सिलसिला आम आदमी का था वो इफेक्ट हुआ, साल साल से केस पड़े रहते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आप देख लें, रैंकिंग आप देख लें 130 नंबर पे है, फौजदारी के अंदर जो है 85% 90% आपकी इक्विटल उसके अंदर आ रही है। ये सारी चीज़ें ऐसी आउटडेटेड निज़ाम है, 1860 का, हमने 1908, सारी चीज़ें हैं। ये वो चीज़ें थी जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत थी जो नहीं की गई। उसके लिए ये था कि इस सिस्टम को दो जगह कर दिया जाए, एक गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, फंडामेंटल राइट्स के मैटर, ये और दुनिया के तकरीबन 40 ममालिक के अंदर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, और ये हाई कोर्ट्स में आना चाहिए। अब इस बैकग्राउंड के अंदर जब गए तो प्रॉब्लम ये आ गया, चूंकि टाइमिंग का प्रॉब्लम आया कि फॉर्मर चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब रिटायर्ड हो रहे थे। पीटीआई का ख्याल ये था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है इसके अंदर जो चीफ जस्टिस आएगा वो आएगा जस्टिस फाइज ईसा, लिहाजा हम इसकी मुखालफत करते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर ये इनके लीडर का जो है कॉन्सेंट शामिल है। अब वहां पे जब मामला आया तो उन्होंने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना चाहिए। अब जब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, मैं ये समझता हूं कि किसी भी अदालत के अंदर एक नई अदालत नहीं बन सकती, उसके अंदर जजेस की लाइकिंग डिसलाइकिंग, जिस तरह आपने देखा मैं बेंच में क्यों नहीं हूं, मैं हूं। उसके बाद आपने एक दूसरे के खिलाफ कंटेम्प्ट्स भी देखी। उसके बाद आपने अगली जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट देखी कि ये कहते हैं हम इनको मानते ही नहीं है, ये कौन उसके अंदर आ गए हैं, ये नहीं है, ये उसकी क्रिएशन है। तो लिहाजा ये है कि इन सारी चीजों को अंडू करना चाहिए। और सबसे बड़ा ये है कि जो जुडिशियल कमीशन के नीचे बेंच बनता है, कोई भी गवर्नमेंट आए उनकी मेजोरिटी, आज पीटीआई या कल पीटीआई गवर्नमेंट कहेगी, तो लिहाजा आप जितनी जल्दी जो है इस सिस्टम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर चले जाएं ताकि सुप्रीम कोर्ट की रिफ खत्म हो, इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस हो, रजिस्ट्रार हो, बिल्डिंग हो, जुरिस्डिक्शन हो। जो 26वीं तरमीम के अंदर आपने जो कहा था कि आम आदमी को फायदा होगा, आम आदमी को नहीं है। पार्लियामेंट वीजा वर्स जुडिशरी जो है वो बैलेंसिंग पावर आई है, आम आदमी अभी भी वहीं तक खड़ा हुआ है। तो उसके लिए आपको अमेंडमेंट करनी चाहिए फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी टू द टॉप जुडिशरी, और जितना जल्दी कर लेंगे उतना ही बेहतर। आजाद साहब पहले भी हाफिज साहब ने फैसलों की मिसाल दी कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले, भुट्टो केस देख लें, बाद में कहा गई गलती हो गई, गलत फैसला था। कई ऐसे फैसले हैं जिसे बाद में जो गलत साबित हुए। तो एक तो ये बताएं कि जुडिशियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, फिर जो 27th अमेंडमेंट आ रही है या आ सकती है, क्या उसमें कोई आईनी कोर्ट की भी गुंजाइश सामने आ सकती है? देखिए, जो
जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का आइन था, वो तो अब कहीं नज़र ही नहीं आता, चूँकि 26 तरमीम उसमें बुनियादी तौर पे आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट था, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का था, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वो सारी ख़त्म ही हो गई। अब तो वो आइन रहा ही नहीं। अब तो 27वीं की ज़रूरत ही नहीं। हुकूमत ने जो उनके मतलूबा रिजल्ट थे वो उन्होंने अचीव कर लिए। अब 27वीं तरमीम ला के, पहले जब 26वीं लाई गई तो उस वक्त कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ओवरबर्डन है, इसलिए एक नया, पहले इन्होंने कोर्ट का, फिर आईनी बेंच में आ गए, उसमें पता नहीं 82-83 केसेस टोटल सुप्रीम कोर्ट में आईनी थे, उनमें से सिर्फ आज तक 2 हुए। कौन सा तीर चलाया गया 26वीं तरमीम से और आईनी बेंच बनाने से जनरल पब्लिक को क्या फायदा हुआ? ला तो वो है ना जो फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक बनाया जाए, कोई अमेंडमेंट है, कोई लेजिस्लेशन है, वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल। मुझे एक एक्ट, एक बिल कोई बता दे जो बनाया गया हो। अब अगर 27वीं तरमीम भी करते तो उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के साथ एक और भी अदालत बनानी है तो पहले जो सुप्रीम कोर्ट का आपने हशर कर दिया है, जिसके ऊपर हमने 26वीं तरमीम को भी चैलेंज किया और हम ये चीखते चिल्लाते रहे कि कोर्ट पैकिंग हो रही है, आपने देखा है कि उस सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला आम छल्ली बेचने वाला भी प्रिडिक्ट कर लेता है। तो वो कौन सी अदलिया के जिसको आम गरीब मस्कीन आदमी, जो जाहिल आदमी भी है, जो अनपढ़ है, वो भी ये समझता है कि इसमें फैसला ये आना है, तो उस अदलिया का क्या एतमाद या उसका वकार या उसकी साख जो है वो अवाम में क्या रहेगी? अब दूसरी बात, अगर आपने ये सारी चीजें अमेंडमेंट 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 ही गवर्नमेंट ने खेलना है तो उसके बाद मुझे ये बताएं कि आपका सीआरपीसी, आपका सीपीसी सदियों पुराने कवानीन है जिनके ऊपर हमारी लिटिगेशन जो तकरीबन 98% पाकिस्तान के अंदर फ्रॉम बॉटम टू टॉप सुप्रीम कोर्ट तक है, वो ये आम पब्लिक की लिटिगेशन, उसको तो 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ, एक धेले का उनको फर्क नहीं पड़ा। वो जुडिशल, अगर आप समझते हैं कि हमारी हुकूमत इसलिए नहीं है कि हमने 100% अपनी तनख्वाहें बढ़ानी है, हमने तो इस पब्लिक के लिए जो 25 करोड़ अवाम है, आज 25 करोड़ आज तक शायद फौत भी हो चुकी होगी, उसके लिए आपने क्या किया? गवर्नमेंट ने तो डिलीवर करना था इस जनरल पब्लिक के लिए। आपने अपनी हुकूमत को स्मूथ करने के लिए, उसको बख्शने के लिए, दवाम बख्शने के लिए आपने तमाम अमेंडमेंट्स किए। ये लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन तो वो है जो कि मैं समझता हूं कि हर चीज जिससे बेनिफिट उस पब्लिक को जाए, गरीब आदमी को। आज देखे पेट्रोल के लिए अवाम चीख रही है, गैस के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर जो टैक्सेस है, अवाम को रोटी नहीं मिल रही खाने के लिए, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग बच्चों को बेच रहे हैं। आप अपनी 27वीं 26वीं तरमीम में लगे हुए हैं, आपको सिर्फ तरमीमों से मुल्क चलाना है तो आप इधर मुल्क चलाते रहे, और जो 25 करोड़ अवाम है वो खुदकुशियां करती रहे, वो दरिया में छलांगे लगाते रहे, वो बच्चों के साथ उनको जहर खिला के वो मर जाए। उस अवाम के लिए आपने क्या किया है? भाई साहब, जो आजाद साहब भी कह रहे हैं, हाफिज साहब की बात हुई, आपने सुनी कि जरूरत है 27वीं तरमीम किस वक्त? अगर 26 हो गई है तो 27वीं भी हो जाएगी। देखें ना, या तो आप अगर आइन फ्लेक्सिबल ना होता, कि तरमीम ना होती कि वंस एक आइन बन गया तो बस इसमें कोई तरमीम नहीं। हमने देखा इसमें 8वीं तरमीम भी हुई, हमने देखा फिर 8वीं तरमीम जो है वो 85 से लेके 99 तक रह गई। फिर हमने देखा 17वीं तरमीम भी हुई इसी आइन में, फिर एक 12वीं तरमीम भी आई थी और 13वीं तरमीम ना हो सकी, लेकिन वो भी कुछ आई थी। तो इसलिए जब इतनी सारी तरमीम आ गई, एक और क्या पता नहीं और भी कितनी तरमीम हो जाए। ठीक, यानी जब आप एक फ्लड गेट खोलते हैं तो उसमें यानी आजाद साहब हैं, हाफिज साहब हैं, क्यों कोई रोक सका इन तरमीम को? क्योंकि आइन में लिखा है कि तरमीम हो सकती है। हाँ, तरमीम का हक किसको हासिल है? क्या पार्लियामेंट को हासिल है या सुप्रीम कोर्ट को हासिल है? सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं है। लेकिन सैयद जफर अली शाह केस में साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद हक हासिल नहीं है, आगे किसी को इख्तियार दे दिया कि जाएं जी आप तरमीम करें। ये जो चेकर्ड हिस्ट्री है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे मकाम आए। मसलन अभी रियासत अली आज़ाद साहब जो फरमा रहे थे कि हुकूमत या अदालत किधर लगी हुई है,
ये हुकूमत या अदालत जब JIT बनी थी सारा दिन यही खेला जाता था। सही है। सुबह से शाम तक हम लोग परेशान होते थे कि जो बातें हमने अदालत के कमरे में सुनी, ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स, फिर बाहर निकले, दोनों तरफ के वकला नईम बुखारी साहब बढ़ चढ़ के बोला करते थे। हाँ। फिर रात को फिर टॉक शोज में हम वही बातें सुनते थे और वो खेल जो है वो 6 महीने चलता रहा और सो मच सो के एक मॉनिटरिंग जज भी बन गया। अब पता नहीं क्या हुआ, वो रिटायर क्या अपना रिजाइन करके चले गए। वो बताते कौम को कि मेरे साथ पता नहीं क्या जुल्म हो रहा है। एक ने रिजाइन नहीं किया, उसको जुडिशल कमीशन ने जब सबूत दिखाया वो खुद ही वो एक भाग गया, एक को निकाल दिया गया। तो इन हालात में हम ये कहें कि आज की अदलिया हैं तो वही जज ना, अगर फर्ज किया ये आईनी जज आईनी बेंच नहीं बनता तो इन्हीं मोअज़्ज़िज़ जजेस हजरात ने बैठना था ना बेंचेज में जी। अच्छा, अब दूसरी बात जो आईनी अदालत वाली बात है, हाँ, क्या ये आज आई है, ये मुतालबा आज आया है या इससे पहले भी, या इन मोअज़्ज़िज़ जजेस ने कहा है कि हमें जो है ना वो आईनी अदालत में बिठाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हम बैठेंगे या हम बैठेंगे। ये तो बुनियादी मुतालबा तो सियासी जमातों की तरफ से आया है ना, और इसमें अभी जो लेटेस्ट है वो तो पीपल्स पार्टी की तरफ से है। जब 26वीं आईनी तरमीम की बात हो रही थी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो बार बार कह रहे थे कि वी वांट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब ये 47-45 का झगड़ा बाकी सूबों में तो है, सिंध में नहीं है। मैं इंटीरियर सिंध की बात कर रहा हूँ जहाँ से पीपल्स पार्टी जीत के आई है। आप कह सकते हैं कि कराची वाली सीटें जो हैं वो डिस्प्यूटेड हैं, आप कह सकते हैं अर्बन डिस्प्यूटेड हैं, लेकिन बाकी सीटें तो उनकी हैं ना। तो वो भी अवाम है उनके पीछे जो डिमांड कर रही है, और उनकी डिमांड में जो एक जेन्युइननेस है वो बदरजा अतम मौजूद है कि जो कुछ होता रहा, अदालतें जो कुछ करती रहीं उनके साथ 56 को छोड़ दें आप, 70 में डिमांड जो है वो बिल्कुल ठीक है। भाई साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तो मसला था अदलिया से, 26वीं तरमीम में अदलिया भी उनकी आ गई, उन्होंने अब तारीख में देखे बेंच भी एग्जीक्यूटिव बना रही है। अब उनको मसले तो उनके खत्म हो गया, अब तो कोई मसला एक तरमीम का अदलिया खत्म कर देकर बेंच को खतरा है। नाज़रीन, ये था क्या प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।